हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है समतल में गति। तो चलिए इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट है सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें फर्स्ट है निम्नलिखित में सदिश राशियों का समूह है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, त्वरण, क्षेत्रफल, संवेग। फिर हमारा सेकेंड है यदि किन्हीं दो सदिशों के परिणामी का परिमाण दोनों के परिमाण के योग के बराबर हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो राइट आंसर आएगा दोनों के मध्य 0 डिग्री का कोण है। फिर थर्ड है दो सदिशों ए व बी के मध्य थीटा कोण हो तो इसके परिणामी सदिश का परिमाण होगा। तो राइट आंसर आएगा थर्ड वाला, कर्णी ए स्क्वायर धन बी स्क्वायर धन 2ab कोस थीटा। फिर है फोर्थ अधिकतम दूरी तक आपेक्षित प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेपी कोण होना चाहिए। तो राइट आंसर आएगा 45 डिग्री। फिर हमारा नेक्स्ट है फिफ्थ, निम्न में से किन कोणों के जोड़ों के लिए क्षैतिज फलक समान रहेगा। तो राइट आंसर रहेगा बी वाला 40 डिग्री और 50 डिग्री। फिर सिक्स्थ है अदिश राशि वह है जो फिर हम देख लेते हैं इसमें से राइट आंसर रहेगा उन सभी दर्शकों के लिए एक ही मान रखती है चाहे अक्षों से उनके अभिविन्यास भिन्न भिन्न हो। फिर हम आगे देख लेते हैं एक वाक्य में उत्तर। चलिए इसके आंसर देखना स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट है शून्य सदिश किसे कहते हैं। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर आप देख सकते हैं, तो हमारा आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। शून्य सदिश वह सदिश जिसका परिमाण शून्य हो लेकिन दिशा कुछ नहीं होती, शून्य सदिश कहलाता है। जिसे संकेत 0 के ऊपर एक तीर सा आ जाएगा और फिर 0 लिखाएगा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो क्या होगा, जो शून्य सदिश होता है उसमें परिणाम होगा वह भी शून्य होगा और उसकी दिशा कुछ नहीं होती है, इसलिए इसे शून्य सदिश कहा जाता है। और इसे 0 ऊपर इसके ऊपर एक तीर का निशान होगा जिसके द्वारा इसे सदिश प्रदर्शित किया जाएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रक्षेप्य किसे कहते हैं। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, जैसा कि आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्रक्षेप्य गति। जब किसी वस्तु को किसी प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी अन्य दिशा में फेंका जाता है तो वह वस्तु ऊर्ध्वाधर तल में गति करती हुई पृथ्वी पर किसी अन्य स्थान पर गिरती है तो उस वस्तु की इस गति को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। क्या होता है कि मान लीजिए ये भूमि का तल है, यहाँ से एक वस्तु को फेंका जा रहा है जो 0 डिग्री है, तो ये यहाँ नीचे ऊपर ना जाकर वापस कहाँ आती है, नीचे। इसलिए कहा गया है कि यह जो है प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा में भिन्न किसी अन्य दिशा में चली जाती है। ओके, जब हम फेंकते हैं इसे ऊपर की ओर है, ऊर्ध्वाधर यानी कि ऊपर की ओर फेंकते हैं, लेकिन ये जाती कहाँ है, पृथ्वी के अन्य भाग की ओर, नीचे की ओर। ओके, इसी को हम प्रक्षेपी गति कहेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड है किसी सदिश ए की दिशा में एकांक सदिश लिखिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, सो आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, किसी सदिश ए की दिशा में एकांक सदिश। तो क्या होगा, जिसे सदिश ए की जब हम एकांक सदिश में लिखते हैं तो क्या होता है कि जो ए है उसके दोनों साइड मोड़ लगा दिए जाते हैं और ऊपर कैप पहना दी जाती है, जो कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिर हम आगे देखिए तो आगे एक एकांक सदिश में प्रदर्शित करने के लिए ए लिखकर उसके ऊपर एक चिन्ह तीर का निशान लगाया जाता है। फिर बटे में ए लिखकर उसके ऊपर तीर का निशान के साथ साथ मोड़ भी लगाया जाता है। तो इसको आप अच्छे से डिनोट कर लीजिएगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अभिकेंद्री त्वरण का सूत्र कोणीय वेग पे पद में लिखिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अभिकेंद्री त्वरण का सूत्र कोणीय वेग के पद में। तो यहाँ पर आप आंसर देख सकते हैं, यहाँ पर त्वरण के लिए ए लगाया गया है और RW स्कोर यह कोणीय वेग के पद में लिखा गया है अभिकेंद्री त्वरण को। तो आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आते हैं हमारे 2 अंकीय प्रश्न जिसे हम बोलते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो चलिए इसके फर्स्ट को देखना स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट है सदिश के योग संबंधी त्रिभुज नियम लिखिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, सो आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सदिश का योग संबंधी त्रिभुज नियम। इस नियम के अनुसार यदि 2 सदिशों को किसी त्रिभुज की 2 संलग्न भुजाओं द्वारा एक ही क्रम में परिणाम एवं दिशा में प्रदर्शित किया जाए तो इनका परिणामी सदिश परिणाम एवं दिशा में तीसरी भुजा द्वारा विपरीत क्रम में प्रदर्शित करेगा। क्या होता है कि 2 सदिश हमने लिए, उसमें 2 संलग्न भुजाएं होती है, तो उसमें क्या होगा कि वह एक ही क्रम में परिणाम भी रहेगा और दिशा एक ही क्रम में, मतलब परिणाम और दिशा दोनों एक ही दिशा की ओर संकेत करेंगे, प्रदर्शित करेंगे। जो उनके परिणामी सदिश एवं दिशा तीसरी भुजा द्वारा विपरीत क्रम में प्रदर्शित करेगी, यानी कि जो 2 है वो दोनों एक ही तरफ करेंगे, परिणाम और दिशा, और जो तीसरा है
वह क्या करेगा, उसकी विपरीत दिशा में तीसरी भुजा की ओर संकेत करेगा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर हमारा नेक्स्ट है सेकेंड, किसी सदिश ए को किसी एक्स वाई समतल में वियोजित करके लिखिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, तो आप आंसर स्क्रीन पर देख सकते हैं, किसी सदिश ए को किसी एक्स वाई समतल में वियोजन। जब हम सदिश ए, मैंने पहले भी बताया कि सदिश को ए को सदिश में प्रदर्शित करने के लिए उसके ऊपर एक तीर का चिन्ह लगाया जाता है, तो यहाँ पर भी हमने लगाया है। फिर एक्स वाई को समतल में रखकर इसका वियोजन करना है, तो हमने यहाँ पर किया है, यहाँ पर एक्स को रखा है, यहाँ पर वाई को, और यहाँ पे आई और जे को, जो कि दिशा को बता रहे हैं। तो आप इसको यहाँ से आंसर को नोट कर लीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड, एकांक सदिश किन्हें कहते हैं। आई सदिश, जे सदिश और के सदिश क्या है। तो चलिए इसका आंसर को देख लेते हैं। आंसर है हमारा, आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आंसर है एकांक सदिश, वह सदिश जिसका परिणाम इकाई होता है, एकांक सदिश कहलाता है। क्या होता है कि अगर एक ऐसा सदिश है जिसका जो परिणाम रहेगा वो इकाई यानी कि एक रहेगा, तो उसे ही हम एकांक सदिश कहेंगे। फिर जो आई जे के है उसको देख लेते हैं। तो आई जे के सदिश एकांक सदिशा का उपयोग करते हैं, जो क्रमशः एक्स दिशा या पूर्व, वाई दिशा तथा जेड दिशा में एकांक सदिश है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हमारा अक्षों एक्स वाई जेड के अनुदिश एकांक सदिश लिखिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अक्ष एक्स वाई जेड के अनुदिश एकांक सदिश। तो इसका आंसर आप ऊपर देख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर, ये यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक्स दिशा या पूर्व, वाई दिशा या उत्तर तथा जेड दिशा या ऊर्ध्वाधर में एकांक सदिश है। यह यहाँ पर ही इसका आंसर बताया गया है, तो आप इसे यहाँ से अच्छे से डिनोट कर लीजिए, यहाँ से लगाकर यहाँ तक का। ओके, यह इसी का आंसर है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ, कोणीय वेग किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, कोणीय वेग। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो वृत्ति करते किसी कण के एकांक समय में जितना कोणीय वेग विस्थापन होता है उसे कण का कोणीय वेग कहते हैं। इसे ओमेगा व्यक्त करते हैं, अर्थात इसका सूत्र यहाँ पर दिया गया है, कोणीय वेग कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल। क्या होता है कि जब कोई पथ है, यानी कि ये वृत्ति जो सर्कल के जैसा होता है, वृत्त की तरह, ओके, तो इस पर क्या होगा कि अगर कोई कण गति कर रहा है तो वह एक ही समय में, एकांक समय में उस जो वृत्त है उस पर गति कर रहा है, तो उसमें क्या होगा, अगर वह कोणीय वेग से जितना विस्थापन होता है उससे ही हम कोणीय वेग कहेंगे, और इसे हम ओमेगा से व्यक्त करते हैं, जो कि हमें डब्ल्यू के जैसा दिखाई देता है। फिर हम यहाँ पर इसी से इसका फॉर्मूला बना सकते हैं, क्या है, कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सिक्स्थ, वृत्ति गति के लिए आवर्तकाल और आवृत्ति की परिभाषा एवं सूत्र लिखिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वृत्तीय गति के लिए आवर्तकाल की परिभाषा एवं सूत्र। वृत्तीय गति करने वाली वस्तु को एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लगता है उसे उसका आवर्तकाल या परिभ्रमण काल कहते हैं। इसका सूत्र है T बराबर 2 पाई आर बटे V, ओके, जिसे हम न्यू बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक वृत्तीय पथ है, ये वृत्तीय पथ आप यहाँ देख सकते हैं। क्या होगा कि इस पर अगर कोई जो वस्तु है वह एक चक्कर पूरा करने में जितना जो भी समय लेगी उसी को इसका आवर्तकाल कहा जाएगा। ओके, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं आवृत्ति की। तो यहाँ पर क्या होगा, वृत्तीय गति करती हुई वस्तु एक सेकेंड में जितने चक्कर पूरा करती है उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं। यहाँ पर हो जाएगा न्यू बराबर एक सेकेंड में चली गई दूरी बटे पाई 2r। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा कि कोई एक वृत्तीय पथ रहेगा जिसमें अगर एक सेकेंड में कोई वस्तु है वो जितने भी चक्कर पूर्ण करती है तो उसको इसकी आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी कहेंगे। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट आते हैं हमारे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि हमारे 5 अंकीय प्रश्न है। तो चलिए इसके फर्स्ट को देखना स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट है, प्रक्षेप्य गति किसे कहते हैं, पृथ्वी सतह से क्षैतिज से किसी कोण थीटा पर फेंके गए प्रक्षेप्य के लिए उड़न काल, प्राप्त अधिकतम ऊंचाई एवं क्षैतिज परास के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, प्रक्षेप्य गति जब किसी वस्तु को किसी प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा से किसी अन्य दिशा में फेंका जाता है तो वह वस्तु ऊर्ध्वाधर तल में गति करती हुई पृथ्वी पर किसी अन्य स्थान पर गिरती है तो उस वस्तु को प्रक्षेप्य गति कहते हैं। क्या होता है कि कोई वस्तु है जिसको हमने फेंका तो उसे हमने
ऊर्ध्वाधर में फेंका, लेकिन वह ऊर्ध्वाधर में न जाते हुए ऊर्ध्वाधर में गति करती हुई वापिस नीचे यानी कि जमीन पर आ जाती है। तो फिर हम इसके सूत्र को स्थापित करने के लिए देख लेते हैं। तो सूत्र है प्रक्षेपी द्वारा प्राप्त अधिकतम ऊंचाई। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो अधिकतम ऊंचाई ज्ञात करनी है उसका सूत्र ज्ञात करना है। तो चलिए आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं क्या होगा कि यहाँ पर एक पथ परवलयाकार बनाया गया है। यहाँ से कोई वस्तु फेंकी गई है जिसे कि प्रारंभिक वेग माना गया है। यहाँ पर कोई वस्तु वापस नीचे आ जाती है। ये उसका y अक्ष है और ये x अक्ष है। यहाँ पर लिखा गया है यात्रा O से A तक ऊर्ध्वाधर गति। ये यात्रा O से तो A तक, ओके, ये ऊपर की ओर जाती है लेकिन वापस नीचे आ जाती है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की तो यह ऊर्ध्वाधर ही रहेगी, ऊपर की ओर ही रहेगी। फिर हम यहाँ पर देख सकते हैं हमें क्या करना है कि जो गति का तृतीय समीकरण है उसको लेना है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर धन 2as। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी दिया गया है वी यू और as, तो इन सभी को लिख लेना है। यहाँ पर वी किसे दर्शाया गया है, a, जो कि ऊर्ध्वाधर वेग है। फिर u यहाँ पर O पर ऊर्ध्वाधर वेग है, ओके। फिर S जो ऊर्ध्वाधर में विस्थापन कर रहा है। फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं A जो कि यहाँ पर -g है, ओके। जब वस्तु ऊर्ध्वाधर में गति करती है तो वहाँ पर जो A होता है यानी त्वरण होता है वो -g होता है। फिर हम इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, इन सभी के मान रख देंगे। तो यहाँ पर v का मान हमें दिया गया है 0, इसलिए हमने 0 रखा है। फिर हमें u का मान दिया गया है, तो ये u था तो u ऊपर की ओर है। तो यहाँ पर हम डायग्राम में देख सकते हैं u साइन थीटा, तो इसको हमने यहाँ पर मान में लिख दिया है, स्क्वायर का स्क्वायर लगा दिया है दोनों जगह। प्लस 2 का 2 ही रहेगा, a की जगह हमने लिखा है -g, तो -g ही आएगा क्योंकि यह ऊर्ध्वाधर की बात हो रही है, अभी क्षैतिज की नहीं हो रही है। फिर हमने यहाँ पर s देख सकते हैं, तो s आएगा कैपिटल H जो कि इसका विस्थापन है, ओके। इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसी को हमने विस्थापन नाम दिया है। फिर हम आगे देखें तो इसे जैसे ही सोल्व करते हैं, 0 का स्क्वायर करते हैं तो 0 आता है। u और साइन थीटा को हमने पूरा को वर्ग किया है तो इसका u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आता है। फिर जब हम 2 - g s का मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ इस प्रकार स्थिति आती है, -2g कैपिटल H इस प्रकार आता है। फिर हम जो ये 0 है इससे जो -2g है उसको इधर ले जाते हैं तो यह प्लस में हो जाता है, इक्वल u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ओके। हम आगे देखें तो यह प्लस में हो जाता है और ये जब इसको 0 से हटाया जाता है तो ये भी प्लस में ही रहता है। फिर हम क्या करते हैं कि जो कैपिटल H हमें याद करना है, इसलिए हम इसी कैपिटल H को जो दाहिनी तरफ रखते हैं और जो बाकी 2g बचा है उसे बाईं तरफ फेर देते हैं, जिससे ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला जाता है। तो ये डिवाइड में जाता है तो यहाँ पर हमें अधिकतम ऊंचाई का सूत्र प्राप्त हो जाता है। तो आप यहाँ से यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए कि जो कि यहाँ पर प्रक्षेप्य गति का जो डेफिनेशन है वह बताया गया है। फिर आप यहाँ आगे यहाँ से यहाँ तक का ले लीजिए, प्रक्षेप्य की अधिकतम ऊंचाई, ओके। फिर हम नेक्स्ट देख लेते हैं, अधिकतम ऊंचाई का सूत्र तो हमने ज्ञात कर लिया है। फिर हम देख लेते हैं प्रक्षेप्य पथ का उड़न काल। तो यहाँ अगर आपसे डेफिनेशन पूछे एग्जाम में तो आप यहाँ से यहाँ तक की डेफिनेशन लिख लीजिएगा। हम अभी तो हमें सूत्र स्थापित करने का बोला है, इसलिए सिर्फ सूत्र को स्थापित कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको इसी प्रकार जिस प्रकार हमने ऊंचाई में डायग्राम बनाया था उसी प्रकार बनाना है। यहाँ से हमने एक वस्तु फेंकी जो कि वापस ऊर्ध्वाधर तल में आती है, क्योंकि ये सभी ही प्रक्षेप्य गति है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो t, चूंकि हमें सबसे पहले ये लेना है कि t बराबर 2t.a, क्योंकि जिससे कि हम आगे के हमारा जो फॉर्मूला है उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। तो इस प्रकार आपको मान लेना है चुटकी करके, ओके। फिर क्या करेंगे हम, O से A तक की यात्रा ऊर्ध्वाधर में, तो ये O से A तक की यात्रा ऊर्ध्वाधर में ऊपर की ओर यानी कि, ओके। फिर हम क्या करेंगे, गति का प्रथम समीकरण लेंगे जो कि हमारा है v बराबर u धन at, v बराबर u धन at। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो फॉर्मूले में हमें जो भी दिया गया है v बराबर u धन at, तो यहाँ पर v को देख लेते हैं। तो v हमारा जो यहाँ पर है वो है a पर वेग, a पर ऊर्ध्वाधर वेग भी लिख सकते हैं आप। फिर है u, तो u इस प्रकार है जो कि O पर है, यहाँ पर O से स्टार्ट हो रहा है इसलिए O पर वेग। फिर है A, तो हमने बोला है कि जब ऊर्ध्वाधर रहेगा तो वहाँ पर -g रहेगा। फिर है T, तो T किसके बराबर है, T 0 A के बराबर, ओके। आगे देखते हैं हम, तो आगे हम देख लेते हैं
जो हमारा ये फॉर्मूला है इसके स्थान पर हम इनके मान रख देते हैं। तो जब मान रखते हैं तो v का मान इस प्रकार आता है, u का मान u साइन थीटा जो कि इस प्रकार था, डायग्राम में बताया गया है। तो यहाँ पर जो मान था वो u साइन थीटा था। ओके, फिर हम देखें तो जो हमारा माइनस जी था वो त्वरण के कारण था और t0 t के कारण था। ओके, फिर हम आगे देखें तो जब हमने इसको आगे किया तो क्या हुआ कि ये जो माइनस जी था इन दोनों ने मल्टीप्लाई किया तो माइनस जी t0 ऐसा कुछ सिचुएशन हो गई। फिर हम जब इसको माइनस जब शून्य की ओर लाए तो ये प्लस में परिवर्तित हो गई और ये जो u साइन थीटा था वो ऐसा ही रहा और हमने एक स्टेप ना बढ़ाकर यहाँ पर ही सोल्व कर लिया है। तो ये g यहाँ से यहाँ आ गया है, जो कि इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर डिवाइड में हो गया है। फिर हम आगे देखें तो यहाँ पर हमारे पास था 2t0a जो कि मैंने आपको फर्स्ट में बताया था कि यहाँ पर चुकी करके है। ओके, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। फिर हमारा जो आंसर आए उसको यहाँ पर रख देना है। फिर हम सूत्र से जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा सूत्र यहाँ पर आ जाएगा, उड़ेन काल का सूत्र। फिर हम आगे देख लेते हैं। फिर हमारी आगे आती है क्षैतिज परास। तो इसमें हमें जो उड़ेन काल है उसके फॉर्मूले का ध्यान रखना है। तो चलिए यहाँ से अगर आपको डेफिनेशन पूछे तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिएगा। ओके, फिर हमारा डायग्राम इसी प्रकार बनाना है। अभी हम क्षैतिज की बात कर रहे हैं, तो क्षैतिज में हमारा जो त्वरण होगा वह क्या होगा, शून्य। ओके, तो यहाँ पर हम देखना स्टार्ट करते हैं ओ से बी तक की यात्रा, क्योंकि अभी हम क्षैतिज में बात कर रहे हैं तो ओ से बी तक की यात्रा ही करेंगे। जब हमने ऊर्ध्वाधर में बात की थी तो ओ से ए तक की यात्रा की थी। ओके, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, गति का द्वितीय समीकरण इस्तेमाल करना है। तो एच बराबर यू टी धन 1/2 AT स्क्वायर। फिर हमें क्या करना है कि इसी को सोल्व करना है। तो जब हम इसमें a का मान 0 रखते हैं तो हमारे पास ये सिचुएशन आ जाती है, एच बराबर यू टी। ओके, फिर हम आगे देखें तो जो हमारा एस रहता है वो हमारा क्षैतिज परास रहता है। ओके, जिसके स्थान पर हम आर रखते हैं। फिर हमारा यू के स्थान पर क्या आएगा, यहाँ पर यू क्या है हमारा, तो यू आप देख सकते हैं यू कोस थीटा है। जो हम अभी क्षैतिज की बात कर रहे हैं इसलिए हमारा जो यू रहेगा वो रहेगा यू कोस थीटा। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या रहेगा, टी का मान, टी के मान कैपिटल टी रहेगा। फिर हम इसको सॉल्यूशन में करते हैं, जो हमारा टी का फॉर्मूला आया था उसको रखते हैं यहाँ पर टी के स्थान पर। ओके, उड़ेन काल का। तो जब इसको सॉल्यूशन करते हैं तो यू स्क्वायर हो जाता है साइन इंटू कोस थीटा हो जाता है बटे जी हो जाता है। फिर आगे होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे जी। तो इस प्रकार हमें क्या प्राप्त होता है, क्षैतिज परास। बहुत ही इजी वे में आपको समझाया गया है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए एक गेंद प्रारंभिक वेग 15 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंकी जाती है, निम्न की गणना कीजिए। पहले हमें गणना करनी है अधिकतम ऊंचाई यानी कि एच की, फिर हमें सेकेंड गणना करनी है उड़ेन काल की यानी कि टी की, और फिर हमें गणना करनी है क्षैतिज परास यानी कि आर की। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, इसका आंसर भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहले आपको क्या करना है, जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है उसको लिख लेना है, तो दिया है करके। ओके, तो हमें यहाँ पर थीटा बताया गया है 30 डिग्री का, प्रारंभिक वेग बताया गया है 15 मीटर प्रति सेकेंड का, गुरुत्वीय त्वरण बताया गया है 10 मीटर प्रति सेकेंड का। ओके, फिर हम आगे देखें तो ज्ञात हमें क्या करना है, अधिकतम ऊंचाई यानी कि एच, उड़ेन काल यानी कि टी, और क्षैतिज परास यानी कि आर। ओके, फिर हम आगे देखिए तो अधिकतम ऊंचाई का सूत्र, तो क्या करना है, अधिकतम ऊंचाई का सूत्र लिखना है। उसमें हमें जो बताए गए हैं, क्या बताया गया है यहाँ पर, प्रारंभिक वेग यानी कि यू, तो यू के स्थान पर हम 15 डिग्री रखेंगे, 15 मीटर प्रति सेकेंड हमें बताया गया था। साइन स्क्वायर थीटा, थीटा के स्थान पर हम 30 रखेंगे, 2 इंटू जी, जी का मान हमें बताया गया है कि जब भी हम अगर HRT याद करेंगे तो हमें जी का मान रखना है 10। ओके, तो हमने यहाँ पर 10 रखा है। जब हमने इसको सॉल्यूशन किया तो 15 इंटू 15 तो हमारे पास क्या आया, 225। फिर हमने साइन स्क्वायर थीटा, जो कि हमने क्लास 10th मैथ से त्रिकोणमिति के चैप्टर में पढ़ा था, साइन थीटा का मान होता है 1/2। यहाँ पर स्क्वायर बताया गया इसलिए स्क्वायर लगाया है। फिर बटे में 2 इंटू 10, फिर क्या हुआ, 225 का 225 इन दोनों का स्क्वायर किया तो 1/4 आया, बटे में 20, 2 इंटू 10। ओके, फिर क्या हुआ, एच बराबर 225 बटे 4/20/1, कुछ नहीं था तो यानी कि 1 था। ओके, तो इस प्रकार सिचुएशन बनी। तो क्या हुआ कि जब हमने इसको उलट गुणित किया यानी कि जो पहले की थी उसे सीधा ही रखा, और जब हमने इसे चेंज किया तो ये 1 ऊपर की ओर हो गया और नीचे 20 हो गया।
तो यहाँ जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर हम आगे क्या किया, हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास यह आया, जब हमने इसको 5 से काटा तो नीचे 16 आया, ऊपर 45 आया, और इन दोनों को हमने भाग दिया तो हमारे पास जो आंसर आया वो था 2.8 मीटर प्रति सेकेंड। फिर हम आगे देख लेते हैं। आगे है हमारा उड़नकाल का सूत्र। तो सबसे पहले हमें उड़नकाल का सूत्र लिखना है। हमने यहाँ पर सूत्र लिख लिया है, फिर उसमें हमें मान रखना है। तो 2 इंटू यू, यानी कि u का मान हमारे पास है 15, और साइन थीटा, थीटा के स्क्वायर पर 30 रखना है बटे 10। ओके, तो जब हमने इसको सॉल्यूशन किया तो हमारे पास 15/10 आया। जब हमने इसको 5 से काटा तो 3/2 आया, और जब हमने इसको भाग दिया तो क्या आया हमारे पास 1.5 मीटर प्रति सेकेंड। ओके, आगे देखिए तो क्षैतिज परास का सूत्र। क्षैतिज परास का सूत्र क्या है, r बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे जी। तो इसमें भी हमें यही मान इसी तरह मान रखने हैं। तो मान है u का मान था 15 मीटर प्रति सेकेंड, साइन स्क्वायर 30 हो गया, और फिर बटे में g का मान 10 हो गया है, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है। फिर जब हमने इसका सॉल्यूशन किया तो इस प्रकार की सिचुएशन आई। इसको हमने इस प्रकार व्यवस्थित कर दिया। मैंने पहले आपको बताया था कि ऐसे ऐसे होगा, तो मैंने इस प्रकार पहले से ही लिख दिया है। अगर आप उस तरीके से लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। जब मैंने इसका सॉल्यूशन किया तो मेरे पास इस प्रकार से आंसर आया। जब मैंने इन दोनों को भाग दिया तो 5.6 मीटर प्रति सेकेंड बताया आंसर। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वृत्तीय गति किसे कहते हैं। एक समान वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्रित त्वरण ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, तो आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, वृत्तीय गति, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं सर्कुलर मोशन। तो चलिए इसको देखना स्टार्ट करते हैं। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ में गति करती है तो उसकी इस गति को वृत्तीय गति कहते हैं। क्या होता है कि कोई वृत्त है, उस पर अगर कोई वस्तु गति कर रही है तो उसी को हम क्या बोलेंगे, वृत्तीय गति, यानी कि सर्कुलर मोशन। फिर हम आगे देखें तो अभिकेंद्रित त्वरण के लिए तो हमें यहाँ पर एक सर्कल बनाया गया है। उसमें क्या हो रहा है कि त्रिज्या खींची गई है, उसके केंद्र से एक त्रिज्या खींची गई है जिसे r बोला गया है। उसमें एक बल लग रहा है जिसे F बोला गया है। यहाँ से एक वस्तु जो गमन कर रही है उसे v बताया गया है, और यहाँ पर एक पिंड रुका हुआ है जिसे m बताया गया है। तो आगे क्या किया गया है कि जो अभिकेंद्रित त्वरण का फॉर्मूला होता है उसे लिख दिया गया है। ओके, फिर हमने क्या किया है, अभिकेंद्री बल F बराबर ma, जो कि इसका फॉर्मूला है न्यूटन के द्वितीय नियम का। फिर क्या होता है कि जो A है, त्वरण ज्ञात करना है, इसलिए A हमने आगे ले लिया है, और जो F है वो इधर चला गया है, और जो m मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में चला गया है। फिर हमने F अभिकेंद्र बल का मान रखा तो mv स्क्वायर था, और जब m का मान रखा तो हमारे पास क्या था, r m। ओके, जब हमने m को m से काटा तो हमारे पास बचा v स्क्वायर बटे r। ओके, जब हमने इसका आंसर ज्ञात किया तो हमारे पास यह आंसर आया a बराबर v स्क्वायर बटे r। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उन उन्नयनों के लिए जिसके मान 45 डिग्री के बराबर मात्रा द्वारा अधिक या कम है के क्षैतिज परास बराबर होते हैं, इस कथन को सिद्ध कीजिए। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, सो आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सिद्ध करना है कि यानी कि जो क्षैतिज परास है वह क्षैतिज परास के बराबर है। तो यहाँ पर बताया गया है, हम जानते हैं जो क्षैतिज परास का सूत्र है वो लिखा गया है, तो इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया है। ओके, फिर हम आगे देखिए, अधिक के लिए और कम के लिए बताया गया है। तो अधिक के लिए हमने लिखा है इसी प्रकार, जहाँ पर हमने 45 डिग्री को अधिक करने के लिए प्लस किया है। ओके, इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए, तो अधिक करने पर हमें क्या होता है कि इसके स्क्वायर था, इसलिए यहाँ पर 90 हो जाता है प्लस थीटा। ओके, हम आगे देखिए तो आगे क्या होता है कि जो थीटा है उसका भी मल्टीप्लाई होता है, यानी कि स्क्वायर होता है, तब हमारे पास आंसर आता है थीटा। तो इस प्रकार जब इन दोनों को सोल्व करते हैं तो हमारे पास 90 आता है, और साइन 90 का मान किसके बराबर होता है, कोस थीटा के बराबर, इसलिए हम साइन 90 के स्थान पर लिख देते हैं कोस थीटा। तो इस प्रकार हमारा जो सेकेंड है वह मिल जाता है। फिर हम कम के लिए देखते हैं, तो कम के लिए हम क्या करते हैं, उसी में फॉर्मूले में हम सूत्र में लिखते हैं, और जब हम 45 डिग्री का मान लिखते हैं तो वहाँ पर कम के लिए हम माइनस लगा देते हैं। ओके, कम के लिए माइनस लगाने के पश्चात हम करते हैं इसका स्क्वायर करने पर हमें 90 माइनस थीटा बटे जी मिलता है, यू स्क्वायर साइन कोस स्क्वायर थीटा।
तो जब हम देखते हैं कि जो साइन थीटा है उसका मान साइन 90 का जो मान है वो कोस थीटा के बराबर होता है, इसलिए जो हमारा सेकेंड था वो थर्ड समीकरण था, इन दोनों के मान सेम आते हैं, यानी कि कम के लिए और अधिक के लिए दोनों के लिए सेम आने पर हम बोलते हैं कि ये दोनों बराबर होते हैं। ओके, फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है हमारा, क्रिकेट का कोई खिलाड़ी किसी गेंद को 100 मीटर की अधिकतम क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है, वह खिलाड़ी उसी गेंद को जमीन के ऊपर कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, दिया है अधिकतम परास, यानी कि परास के लिए R और अधिकतम के लिए मैक्स लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमें मान दिया गया था 100 मीटर। फिर हम देखें इसका फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था H0 बराबर अधिकतम परास बटे इंटू त्वरण। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है इसको, यानी कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो इस प्रकार होता है। तो जब हमने इसको सोल्व किया तो हमारे पास इस प्रकार सिचुएशन बनी। फिर हमने इसमें मान रखा, तो मान था जो RMX था तो उसमें था 100, और जो G है उसका गुरुत्वीय त्वरण का मान हमें भी पता है कि 9.8 मीटर स्क्वायर होता है। फिर हम आगे देखें तो जब हमने इसको सोल्व किया तो 980 आया। 980 को सोल्व करने के पश्चात हमारे पास यह सिचुएशन बनी जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर हमने लिख दिया, अतः व्यक्ति की गेंद का अधिकतम वेग 14 करनी 5 मीटर प्रति सेकेंड से फेंक सकता है, अतः गेंद को अधिक ऊंचाई तक फेंकने के लिए उसे ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकना होगा। फिर हम आगे देखते हैं तो हमें यहाँ पर अधिकतम ऊंचाई की बात की गई थी, इसलिए हमने यहाँ पर H यानी कि अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला लगाया है। फॉर्मूला लगाने के पश्चात हमने जो हमारा था उसमें एक नियम था कि H की अधिकतम ऊंचाई के लिए जो थीटा का मान होता है वो 90 डिग्री होता है, इसलिए हमने यहाँ पर थीटा के स्थान पर 90 डिग्री रखा और 90 डिग्री का जो मान होता है वो 0 होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका मान रखा, तो U स्क्वायर का मान हमारे पास है 14 करनी 5, और जो इसका स्क्वायर ही रहा और साइन 90 हो गया था तो 90 का मान 0 होता है, इसलिए हमने आगे नहीं लिखा है। फिर हमने 2 इंटू G, तो G का मान हमारे पास है 9.8। ओके, तो अब इसको सोल्व किया तो 980 बटे 196 आया, और जब हमने इसको काटा तो 5 बार में हमारे पास आया 98 और 0 का 0। ओके, तो यहाँ पर मीटर प्रति सेकेंड, तो हमारा आंसर आएगा 50 मीटर प्रति सेकेंड। फिर हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि मूल बिंदु से थीटा पर फेंके गए प्रक्षेपी के लिए प्रक्षेपी कोण का मान थीटा बराबर 10-1 बटे R होगा। यहाँ प्रयुक्त प्रतीकों के अर्थ सामान्य है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर हम देख लेते हैं। आंसर है हमारा, तो आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मूल बिंदु, हमें पता है कि अगर किसी भी अक्ष पर मूल बिंदु है तो वो मूल बिंदु का मान क्या होता है 0-0। एक्स और वाई दोनों के मान क्या होते हैं 0-0 से फेंके गए प्रक्षेपी का परास। तो प्रक्षेपी का जो सूत्र होता है वो हमने लिख दिया है। यहाँ पर हमने u के स्थान पर v न्यू का प्रयोग किया गया है। अगर आप u का करना चाहे तो कर सकते हैं, इससे कोई भी डिफिकल्टीज आपके साथ पैदा नहीं होती है। फिर हमने यहाँ पर अधिकतम ऊंचाई का जो फॉर्मूला लिखना था, यानी कि अधिकतम ऊंचाई का, वो भी हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो आप यहाँ पर उसका फॉर्मूला देख सकते हैं। फिर हम आगे देखें तो हमने इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए इसको सॉल्यूशन किया है। तो हमने क्या किया है कि इस फॉर्मूले को लिखा है इनटू में जो हमारा जो अधिकतम परास का जो था फॉर्मूला उसको भी लिखा है। तो इन दोनों को जब हमने उलट गुणित किया तो जी से जी कट गए, और बाकी इन दोनों को सॉल्यूशन करने के पश्चात हमारे पास यह सिचुएशन बनी। तो यह सिचुएशन बनने के पश्चात हमारे पास यह आंसर आया, जिससे हमने अथवा प्रक्षेपी कोण थीटा बराबर 10-1 U ओमेगा m बटे R। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।